नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल की तरफ से स्वागत बंदन एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान विषय का इम्पॉर्टेंट टॉपिक, महत्वपूर्ण कथन आज आप लोगों के सामने मैं लेकर आ चुका हूं। आज हम चर्चा करेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है और समय समय पर इसको किस किस नाम से जाना गया और किस किस ने इसको किस नाम से प्रतिपादित किया, संबोधित किया। इसके अलावा शिक्षण किस प्रकार से किया जाता है, सूक्ष्म शिक्षण किस प्रकार से किया जाता है, दीर्घ शिक्षण किस प्रकार से किया जाता है, उसके कौन कौन से चरण होते हैं, किसने शिक्षा मनोविज्ञान को किस नाम से जाना, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई, इस विषय में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में बने रहें। वादा करता हूं कि कम से कम 5 नंबर के प्रश्न यहां से जरूर आपको मिलने वाले हैं। तो बगैर देर किए हुए मैं चलता हूं पहले पॉइंट की तरफ। पहला हमारा कथन क्या कह रहा है? हमारा पहला कथन कह रहा है कि 1590 में रूडोल्फ गोई ने सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द दिया था। 1590 में रूडोल्फ गोई ने, अगर आपसे कोई पूछ लेता है सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द किसने दिया था, तो रूडोल्फ गोई ने दिया था। कब दिया था? तो यह 1590 में दिया था। एक कथन से आपके कई प्रश्न निकलते हैं, जैसे 1590 में रूडोल्फ गोई ने सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द दिया था। दुनिया के सामने सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द यूज करने वाले रूडोल्फ गोई थे और रूडोल्फ गोई ने ये जो सर्वप्रथम मनोविज्ञान का नाम दुनिया के सामने लिया, ये कब लिया? तो ये 1590 ईस्वी में लिया। दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा कह रहा है कि मनोविज्ञान का जन्म अरस्तु के समय दर्शन शास्त्र के रूप में हुआ था। मनोविज्ञान का जन्म अरस्तु के समय दर्शन शास्त्र के रूप में हुआ था। किसके रूप में हुआ था? दर्शन शास्त्र के समय। किसके समय? अरस्तु के समय। किसके रूप में हुआ? दर्शन शास्त्र के रूप में हुआ। यानी अरस्तु ने इसे दर्शन शास्त्र माना। शिक्षा मनोविज्ञान को अरस्तु ने क्या माना? दर्शन शास्त्र माना। सर्वप्रथम शिक्षा मनोविज्ञान को हम दर्शन शास्त्र के नाम से जानते थे। दर्शन शास्त्र का मतलब होता है, दर्शन का मतलब होता है देखना। देखने का मतलब यह है कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र इसलिए माना गया क्योंकि देखने के तरीके से ही दर्शन शास्त्र का उदय हुआ। दर्शन मतलब एक ही चीज को लोग कई बार, एक ही चीज रखी होती है और उस चीज को लोग कई तरीकों से देखते हैं, उनके देखने का नजरिया अलग अलग रहता है। इसी प्रकार से मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र माना गया क्योंकि जो देखने वाले थे, जो इसे दर्शन शास्त्र इसलिए माना गया क्योंकि जो है प्रारंभ में इसमें देखने के नजरिए के आधार पर ही सिद्धांत बनाए गए। देखने का नजरिया जिस प्रकार का जिसका था उस प्रकार से अपने अपने मत यहां प्रस्तुत किए और इसे दर्शन शास्त्र के रूप में सभी ने स्वीकार किया। आगे चल करके क्या हुआ कि वाटसन, यानी विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। विलियम जेम्स जो है, विलियम जेम्स मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। आगे चर्चा करेंगे कैसे ये मनोविज्ञान के जनक माने गए। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि मनोविज्ञान का जनक, दर्शन शास्त्र के जनक अरस्तु माने जाते हैं, दर्शन शास्त्र के जनक अरस्तु माने जाते हैं, या और मनोविज्ञान के जनक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो विलियम जेम्स माने जाते हैं। कंफ्यूज होने की चीज है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बिल्कुल डीपली आपको समझा रहे हैं। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया? तो वो किसने किया था? रूडोल्फ गोई ने किया था। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग कब किया गया था? तो वह 1590 में किया गया था। दर्शन शास्त्र के जनक किसको माना जाता है? दर्शन शास्त्र अरस्तु को माना जाता है, अर्थात अरस्तु के समय दर्शन शास्त्र, जो मनोविज्ञान थी वो दर्शन शास्त्र के रूप में थी, इसलिए अरस्तु को दर्शन शास्त्र का जनक माना जाता है। इसी प्रकार से विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। जो मनोविज्ञान थी वो विलियम जेम्स के समय थी और विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अगला है, वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान माना। अब यहां आ जाती है बात, वाटसन ने क्या किया
कि मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान माना। अर्थात मनोविज्ञान अभी क्या थी कि पहले दर्शन शास्त्र थी, दर्शन शास्त्र के बाद ये क्या थी, मनोविज्ञान जो थी ये पहले दर्शन शास्त्र थी, दर्शन शास्त्र के बाद ये आई मनोविज्ञान बनी, मनोविज्ञान के बाद यही विज्ञान क्या हुआ कि व्यवहार का विज्ञान बना। और व्यवहार का विज्ञान किसने माना इसको? वाटसन ने माना। अगला है आपका, सर्वप्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला जर्मनी में स्थापित की गई। सर्वप्रथम मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला थी वह जर्मनी में स्थापित की गई। और यह कब स्थापित की गई? तो यह 1879 ईस्वी में स्थापित की गई। 1879 ईस्वी में स्थापित की गई। और किसके द्वारा स्थापित की गई? तो यह विलियम वुंट महोदय के द्वारा स्थापित की गई। विलियम वुंट महोदय ने जो है 1879 में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला जर्मनी में स्थापित की। अगला है, व्यवहारवादी मनोविज्ञान के पिता वाटसन माने जाते हैं। जैसा कि पूर्व कथन में बताया जा चुका है कि व्यवहारवादी या मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान किसने माना था? वाटसन ने माना था। इसलिए व्यवहारवादी जो मनोविज्ञान है उसे उसके पिता किसको माना जाता? तो उसके पिता वाटसन को माना जाता। तो कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्र के पिता, दर्शन शास्त्र नामक मनोविज्ञान के पिता, इस तरह से कह सकते हैं, दर्शन शास्त्र नामक मनोविज्ञान के पिता अरस्तु माने जाते हैं। इसके अलावा मनोविज्ञान के पिता, मनोविज्ञान के पिता कौन माने जाते हैं? विलियम जेम्स माने जाते हैं। और व्यवहारवादी मनोविज्ञान के पिता वाटसन को माना जाता है। रूसो ने लगभग 1900 में शिक्षा में मनोविज्ञान को शामिल किया था। रूसो जो थे उन्होंने लगभग 1900 ईस्वी के आसपास शिक्षा में मनोविज्ञान को शामिल किया था। अर्थात मनोविज्ञान को शिक्षा के रूप में या शिक्षा में शामिल कर लिया गया था। अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान की हमें प्राप्त होने लगी थी। और ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये रूसो के द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कब किया गया था, तो लगभग 1900 में। शिक्षा मनोविज्ञान के पिता, अभी तक क्या था? मनोविज्ञान थी, अभी क्या हुए? व्यवहार की विज्ञान हुई, अभी क्या हुई? शिक्षा मनोविज्ञान हो गई। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के पिता किसको माना जाता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान के पिता थॉर्नडाइक को माना जाता है। थॉर्नडाइक शिक्षा मनोविज्ञान के पिता माना जाते हैं। दर्शन शास्त्र के अरस्तु। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो रूडोल्फ गोई ने किया। कब किया? 1590 में किया। मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो विलियम जेम्स माने जाते हैं। व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक किसको माने जाते हैं? व्यवहार के विज्ञान मानने वाले कौन थे? या व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो वाटसन माने जाते हैं। शिक्षा में कब शामिल की गई है? शिक्षा में कब शामिल की गई? तो लगभग 1900 ईस्वी में शामिल की गई। और किसने शामिल किया? तो रूसो ने शामिल किया। और फिर उसके बाद बात आती है कि जब शिक्षा में शामिल हो गई तो इसका नाम हो गया शिक्षा मनोविज्ञान। और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक माने जाते हैं। अगली बात आती है स्कीनर शिक्षा। स्कीनर शिक्षा, अगर स्कीनर शिक्षा की बात करें तो स्कीनर शिक्षा की बात करें तो स्कीनर शिक्षा मनोविज्ञान, स्कीनर शिक्षा मनोविज्ञान के पिता किसको माना जाता है? तो ये माने जाते हैं अरस्तु। स्कीनर शिक्षा मनोविज्ञान के पिता अरस्तु को माना जाता है। आपको छोटी छोटी कंफ्यूजन यहां पर पैदा की गई है, लेकिन उन छोटी छोटी कंफ्यूजनों को हमें दूर करना है। रूडोल्फ गोई ने 1590 में मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया। इसी प्रकार से मनोविज्ञान का जन्म अरस्तु के समय दर्शन शास्त्र, अर्थात दर्शन शास्त्र के जन्मदाता कौन थे? या दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र कहने वाले या दर्शन शास्त्र के पिता कौन थे? तो अरस्तु थे। इसी प्रकार से विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को मनोविज्ञान के नाम से जाना। अर्थात कह सकते हैं मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो विलियम जेम्स है। इसी प्रकार से व्यवहारवादी यानी मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान किसने माना? तो मनोविज्ञान को शुद्ध व्यवहार का विज्ञान किसने माना? वाटसन ने माना। और सर्वप्रथम प्रयोगशाला जो स्थापित हुई
1879 ईस्वी में स्थापित हुई। किसने स्थापित किया? तो विलियम वुंट ने स्थापित किया। कहां स्थापित किया? तो जर्मनी में स्थापित किया। इसी तरह से व्यवहारवादी मनोविज्ञान के पिता किसको माना जाता है? तो वाटसन को माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के पिता किसको माना जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान के पिता थॉर्नडाइक को माना जाता है। स्किनर शिक्षा के पिता किसको माना जाता है? स्किनर शिक्षा मनोविज्ञान, तो स्किनर शिक्षा मनोविज्ञान के पिता अरस्तु माने जाते हैं। इसी प्रकार से कालसैनिक शिक्षा मनोविज्ञान के पिता किसको माना जाता है? तो कालसैनिक शिक्षा मनोविज्ञान के पिता प्लेटो को माना जाता है। इसी तरह से मानवतावादी शिक्षा मनोविज्ञान के पिता किसको माना जाता है? मानवतावादी शिक्षा मनोविज्ञान के पिता कौन माने जाते हैं? तो वह माने जाते हैं अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो को मानवतावादी शिक्षा मनोविज्ञान के पिता माना जाता है। इसी तरह से आधुनिक मनोविज्ञान के पिता किसको मानते हैं? आधुनिक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं, आधुनिक मनोविज्ञान। आधुनिक मनोविज्ञान के पिता कौन माने जाते हैं? तो आधुनिक मनोविज्ञान के पिता विलियम वुंट माने जाते हैं। इसी प्रकार से अब बात करते हैं, ये तो थी शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, किस प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान जो है अपना रूप परिवर्तित करती आई और उस समय के जो व्यक्ति थे, उस समय के जो उनके जनक कहलाए, नए नए नामों में परिवर्तित होती चली गई और नए नए में उनके जनक जो है बनते चले गए। तो ये था उसका क्रमबद्ध अध्ययन। अब बात करते हैं पाठ्य योजना की। पाठ्य योजना किस प्रकार से तैयार की जाती है और पाठ्य योजना का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता है। तो सर्वप्रथम हम पाठ्य योजना बनाते हैं और पाठ्य योजना बनाने के लिए क्या करते हैं कि हम शिक्षण करते हैं। पाठ्य योजना बनाने के बाद हम शिक्षण करते हैं, क्योंकि हम नए व्यक्ति होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति से गलतियां हो सकती हैं। तो शिक्षण करने के बाद हमें प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है, यानी प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। प्रतिपुष्टि का मतलब यह होता है कि हमें क्या क्या सुधार करना है, क्या क्या अच्छाई मेरी रही, इसके बारे में प्रतिपुष्टि हमें प्राप्त होती है। प्रतिपुष्टि प्राप्त करने के बाद हम क्या करते हैं? स्वयं जो है पाठ का नियोजन करते हैं, तो पाठ को दोबारा सही से बनाते हैं और उस दोबारा से बने हुए पाठ को फिर से शिक्षण करते हैं, यानी फिर से शिक्षण कार्य करते हैं। तो उसी पुनः शिक्षण कार्य करने के बाद जो हमारी पूर्व की कमियां थी वो दूर हो चुकी होती हैं और जब दोबारा शिक्षण कार्य करते हैं तो प्रतिपुष्टि दोबारा मिलती है हमको, अर्थात उसको कहते हैं पुनः प्रतिपुष्टि। और पुनः प्रतिपुष्टि मिलने पर हम क्या करते हैं कि उनके अनुसार फिर से हम सुधार करके नया पाठ्य योजना तैयार करते हैं, नया पाठ्य योजना में उन सब चीजों को शामिल करते हैं। तो ये थी हमारे पाठ्य योजना का क्रमचक्र। ये हमारे पाठ्य योजना का क्रम चक्र था। किस प्रकार से पाठ्य योजना का क्रम चक्र चलता है? पहले हम क्या करते हैं? पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं, फिर पाठ्य योजना का निर्माण करने के बाद क्या करते हैं? शिक्षण कार्य करते हैं और शिक्षण कार्य करने के बाद क्या करते हैं कि जब शिक्षण कार्य करते हैं तो हमें वहां से प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है। प्रतिपुष्टि प्राप्त होने के बाद हमें दोबारा अपने पाठ्य योजना को जो है उसमें जो कमियां रही, उसमें जो अच्छाइयां रही, उनमें जो है क्या करते हैं? पुनः नियोजित करते हैं अपने पाठ को और फिर पुनः नियोजित करने के बाद पुनः शिक्षण कार्य करते हैं। शिक्षण कार्य करने के बाद फिर हमें प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है और इस प्रकार से हमारी पाठ्य योजना का क्रमचक्र तैयार हो जाता है। अब बात करते हैं जन्मदाता। पाठ्य योजना के जन्मदाता कौन थे? आपसे पूछ लिया जाता है कि पाठ्य योजना के जन्मदाता कौन थे। तो पाठ्य योजना के जन्मदाता A.W. एलन थे। A.W. एलन पाठ्य योजना के जन्मदाता थे। ये आप नोट कर डाउन करके रख लीजिए, बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा बात करते हैं शिक्षण अधिगम के स्तर। शिक्षण अधिगम के स्तर कितने होते हैं? शिक्षण अधिगम जो है इसके स्तर कितने होते हैं? तो इसके 3 स्तर होते हैं और तीनों स्तर कौन कौन से होते हैं? पहला होता है स्मृति स्तर, पहला होता है स्मृति स्तर, दूसरा होता है अवबोध स्तर और तीसरा होता है परावर्ती स्तर या चिंतन स्तर। शिक्षण अधिगम के 3 स्तर होते हैं। पहला होता है स्मृति स्तर, दूसरा होता है आपका अवबोध स्तर, तीसरा होता है परावर्ती स्तर या चिंतन स्तर। बात करते हैं बेंजामिन ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा है। बेंजामिन ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा है? तो बेंजामिन ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा है। पहला है आपका संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य, संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य, और दूसरा है आपका भावनात्मक क्षेत्र के उद्देश्य, और तीसरा आपका है मनोगत्यात्मक क्षेत्र के उद्देश्य। बेंजामिन ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्यों के या उद्देश्यों को कितने क्षेत्रों में बांटा है? तो शिक्षण के जो
क्षेत्रों के उद्देश्यों के क्षेत्र हैं, कह सकते हैं। बेंजामिन ने ब्लूम के शिक्षण के उद्देश्यों को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया है? तो संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र और मनोगत्यात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों के रूप में इसे विभाजित किया है। इसके बाद बेंजामिन ब्लूम ने क्या किया कि बेंजामिन ब्लूम ने 1956 ईस्वी में संज्ञानात्मक क्षेत्र को पुनः 6 भागों में बांट दिया। जैसे यहां क्या था कि इन्होंने जो शिक्षण के उद्देश्य के क्षेत्र थे, कह सकते हैं शिक्षण के जो क्षेत्र थे उनको 3 भागों में बांट दिया था। कौन सा? भावनात्मक क्षेत्र के उद्देश्य और संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य, मनोगत्यात्मक क्षेत्र के उद्देश्य। तो इन्हीं उद्देश्यों में से जो संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य थे उन्हें इन्होंने 1956 में पुनः 6 भागों में बांट दिया। और वो 6 भाग कौन कौन से थे? वो 6 भाग थे ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। कई बार इससे प्रश्न पूछा गया है कि ब्लूम ने जो 1956 में संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को 6 भागों में बांटा है तो वो कौन कौन से हैं। कभी ये पूछ लेता है 6 दे करके कि इनमें से कौन से हैं, और कभी पूछ लेता है कि इनमें से कौन नहीं है। 4 ऑप्शन दे करके पूछ लेता है कौन है, और कभी कभी 4 ऑप्शन दे करके पूछ लेता है कौन नहीं है। तो इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कर लीजिए। अगर दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और सबसे पहले आप मेरे वीडियो को देख सकें और लाभान्वित हो सकें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।